हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। एक बार फिर हम लोग हेनरी लॉ कर चुके थे। लास्ट जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था हेनरी लॉ के लिए, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज। और लिमिटेशन में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारी लिमिटेशन है वो ये है, वो है आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिमिटेशन की जो बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है इसमें आप देख सकते हैं, द टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। अब टेम्परेचर लो क्यों नहीं होना चाहिए? टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो ये जो हमारा फार्मूला है, कौन सा जो गैस के वेपर फेज का जो पार्शियल प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द मोल फ्रैक्शन वाला जो फार्मूला है, इससे ये डेविएट हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन की हम बात करें, एक और हम इसी तरह की कंडीशन की बात करें, यहाँ पे फार्मूले से डेविएट हो सकता है। जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, द प्रेशर और कंसंट्रेशन शुड नॉट बी टू हाई। जो प्रेशर होता है गैस का या फिर जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अगेन जो हमारा फार्मूला है उससे जो लॉ है क्या हो सकता है, डेविएट हो सकता है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ओके, थर्ड पॉइंट है, द गैस मस्ट नॉट बी केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। और गैस को केमिकली रिएक्ट नहीं करना है। अगर गैस केमिकली रिएक्ट करेगी तो प्रेशर का फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन का फर्क पड़ेगा, मीन टू से मोल फ्रैक्शन का फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई गैस केमिकली रिएक्ट करती है, अगर कोई गैस सॉल्वेंट से केमिकली रिएक्ट करेगी तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होना ही होना है और उसकी कंसंट्रेशन, जो उसमें कंसंट्रेशन है वो भी कम होनी है। तो इस तरह से वो भी फॉलो नहीं करेगी हेनरी लॉ को। फोर्थ पॉइंट हम देखना चाहते हैं, फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, द गैस मस्ट रिमेन इन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट, दैट मीन्स नाइदर गेट एज डिसोशिएट और नॉट एसोशिएट। ओके, जब हम बात करते हैं कि गैस क्या होना चाहिए, रिमेन इन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट, अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में होनी चाहिए। गैस किस में होनी चाहिए? अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में। मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब ये हुआ कि ना ही ये डिसोशिएट हो और ना ही ये एसोशिएट हो, क्योंकि डिसोशिएशन और एसोसिएशन से कंसंट्रेशन और प्रेशर का अगेन फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन और अगर प्रेशर का फर्क पड़ता है तो ये हेनरी लॉ की लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स सब आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका हेनरी लॉ, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास है सॉफ्ट ड्रिंक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे इस तरह से अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। चलिए अब सॉफ्ट ड्रिंक की तो बात करने जा रहे हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक के केस में क्या यूजेस है हेनरी लॉ की? वो यूजेस इस तरह से है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक और सील्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स होती हैं वो हाई प्रेशर पे सील होती हैं। अब हाई प्रेशर पे क्यों सील होती हैं? अगर हाई प्रेशर पे सील होगी तो सॉल्युबिलिटी गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ऐड करते हैं इस सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन दैट सॉल्यूशन। तो ये चीज़ हमने स्टडी की हुई है ना। हेनरी लॉ, जो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। इसलिए हाई प्रेशर पे हमें गैस इस कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स को या सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स को हमें सील करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी बनी रहे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट्स में आप अपने स्क्रीन पे एक फोटो देख सकते हैं, क्या क्लाइंबर, माउंटेन क्लाइंबर है हमारे यहाँ। ये जो माउंटेन क्लाइंबर है, तो माउंटेन क्लाइंबर में आप माउंटेन क्लाइंबिंग जब करते हैं ये लोग, ठीक है, जो क्लाइंबर्स होते हैं क्लाइंबिंग करते हैं, तो होता क्या है, देखो इस पॉइंट्स को आप देख सकते हो, पॉइंट्स आपके सामने हैं। क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एट हाई एल्टीट्यूड विच रिजल्ट अ लोअरिंग इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन अ ब्लड। मीन टू से कि हाई एल्टीट्यूड पे जब क्लाइंबर चढ़ते हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि जब क्लाइंबर माउंटेन पे चढ़ते हैं तो होता क्या है, वहाँ पे
उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है इंक्रीज हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है बहुत कम है, तो प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, अब इस बात को समझो, अगर गैस का प्रेशर कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन में होता क्या है कि द क्लाइंबर फील टायर्ड एंड दे आर अनेबल टू थिंक, और दिस इज कॉल्ड द एनॉक्सिया, और इसी को क्या कहा गया है? एनॉक्सिया कहा गया है। व्हेन क्लाइंबर फील टायर्ड एंड दे फील जस्ट लाइक टायर्ड, एंड व्हाट दे फील? They feel unable to think, and they unable to think and they feel tired, तो this condition that is called the anoxia. ओके, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन है, स्क्यूबा डाइवर्स की बात करें, आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्यूबा डाइवर क्या होते हैं। ठीक है, गोताखोर जिसे हम कहते हैं। गोताखोर जब देखो नॉर्मल जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, नॉर्मल इन्वायरमेंट पे आप देखते हो कि प्रेशर क्या होता है? कम होता है। पर जैसे ही गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है तो वाटर का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हेनरी लॉ कहता है प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो प्रेशर आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो जैसे आप समुद्र के अंदर जाते हैं, गोताखोर जाते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज होता है, और जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब जो गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या फिल होती है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है? मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन नॉर्मल इन्वायरमेंट पे कभी डिसॉल्व नहीं होती है, पर जैसे समुद्र के अंदर जाते हैं गोताखोर, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और वो ब्लड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर जैसे ही गोताखोर बाहर आते हैं, ठीक है, समुद्र से बाहर आते हैं, ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से वो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बबल के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाती है, जिसकी वजह से पेनफुल सेंसेशन होती है, और इस पेनफुल सेंसेशन को हम क्या कहते हैं? बेंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बेंड कहते हैं, बेंड। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ बेंड, व्हाट इज़ एनॉक्सिया? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो इस कंडीशन को बेंड कहा जाता है। तो इस बेंड को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए? तो इस बार एक क्वेश्चन भी आया था, बल्कि इस बार सीबीएसई में 2020 का जो पेपर हुआ था, फाइनल पेपर, तो उन्होंने कहा था कि अगर बेंड को अवॉइड करना तो क्या किया जाए? तो क्या करना है? सिंपल, वी हैव टू ऐड द हीलियम गैस। हीलियम गैस से ऑक्सीजन गैस को डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है बेंड का केस था। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं राउट्स लॉ। तो हम राउट्स लॉ की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं राउट्स लॉ में क्या होता है। इसमें राउट्स ने किसके बारे में बताया? राउट्स ने बताया कि जैसे कोई सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा सोल्यूशन है, हम इसमें बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे। और अभी जो हम राउट्स लॉ जो बताने जा रहे हैं वो किसके बारे में है? सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब ऐसे सोल्यूशन के बारे में है जो वोलेटाइल लिक्विड्स की जिसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने कहा कि बाइनरी सोल्यूशन में हमने क्या कहा कि इसमें दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, दोनों कंपोनेंट, और वो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। दोनों कंपोनेंट क्या है? वोलेटाइल लिक्विड, और उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उस सोल्यूशन में वो है P1, और दूसरे कंपोनेंट के लिए है P2। तो P1 P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और उनका मोल फ्रैक्शन क्या है? x1 एंड x2। ठीक है, तो राउट्स ने इनके बीच एक रिलेशन दिया, कहा कि ये क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? सो राउट्स लॉ, हाउ इट स्टेट, प्लीज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं। सो इट स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कंपोनेंट 1 के लिए। तो फॉर कंपोनेंट 1, तो कंपोनेंट 1 के हिसाब से हम बात करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ मोल फ्रैक्शन, एंड फर्दर लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ठीक है जी, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। तो P1 नॉट क्या है यहाँ पे? P1 नॉट क्या है? दैट इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। ठीक, ONE1 या 1 लिख सकते हैं आप। चलिए, अच्छा, सिमिलरली फॉर सेकंड कंपोनेंट के लिए बात करेंगे। सिमिलरली फॉर सेकंड कंपोनेंट,
दैट इज P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ठीक है जी, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डाल्टन का हम बात करेंगे, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था, डाल्टन ने इसके बारे में क्या बताया था। सो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, यहाँ पे हम डाल्टन लॉ की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ यहाँ पे क्या था, क्योंकि प्रेशर एक कंपोनेंट का और ये क्या है, प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का, तो टोटल प्रेशर क्या होगा। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, डाल्टन लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। दैट इज P टोटल किसके बराबर है, दैट इज P1 प्लस P2 के बराबर है। मीन्स जो टोटल वेपर प्रेशर है उस सोल्यूशन के ऊपर वो किसके बराबर होगा, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम और आगे ड्राइव कराएंगे बच्चों, ताकि इसके बारे में और हम समझ सकें। ओके, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ की हम बात करते हैं, P टोटल किसके बराबर है, P1 प्लस P2। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि P टोटल हमने क्या लिखा है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और P1 P2 की क्या वैल्यू थी आप देख सकते हैं, दैट इज P1 x1 प्लस P2 x2, ये नॉट होगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अच्छा, x1 हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x1 के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस x2, दैट इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। फर्दर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। फर्दर इसको लिख सकते हैं P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, और ये किसके बराबर है आपके, P टोटल। ये जो इक्वेशन मिल रही है इससे हमें कुछ कंक्लूजन मिलेंगे, वो कंक्लूजन क्या मिलेंगे इस बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ओके, तो ये हमें, ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या बता रही है, ये क्वेश्चन हमें ये बता रही है कि जो P टोटल है वो मोल फ्रैक्शन के क्या है, मोल फ्रैक्शन से हम रिलेट कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट के। पहला कंक्लूजन की मैं बात करूं, पहले कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, तो जो P टोटल है हमारा, P टोटल किससे रिलेट कर सकता है, टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, किससे रिलेट कर सकता है, किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था पहला कंक्लूजन, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, और दूसरा इसका जो हम कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की, तो हम क्या बता सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, लीनियरली क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के लीनियरली वेरी करता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा कंक्लूजन क्या है, तीसरा कंक्लूजन है डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन, वो या तो डिक्रीज हो सकता है या तो इंक्रीज हो सकता है विथ इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे डायग्राम से समझेंगे इसको और अच्छे से। अभी आइए, तो हमारे पास जो डायग्राम है हम डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं साथ में। इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन है। इधर हम P1 लिखते हैं, P1 नॉट, और इधर लिखते हैं P2 P1 नॉट, सॉरी मोल फ्रैक्शन इधर लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या है, मोल फ्रैक्शन की हम बात करें, x1 एंड x2, x1 इज इक्वल टू 1, और इस तरफ लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन जो x2 का है वो क्या हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके, तो हम आगे देखते हैं इसका जो डायग्राम हमको बनाना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे P1 ले लेते हैं, P1 नॉट इस पॉइंट पे, लाइन थोड़ा सीधा खींचना है आपने। ठीक है, इस लाइन को सीधा खींचना है।
ओके, उसके बाद ये है आपका P2 नॉट, ओके, और ये है आपका P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये आपका P1 है और ये आपका P2 है। और इस डायग्राम को आप देखिए, समझिएगा, मोल फ्रैक्शन इस तरफ इंक्रीज होगा, किसका, सेकेंड कंपोनेंट का, और वेपर प्रेशर क्या होगा, इस तरफ बढ़ रहा है। प्योर कंपोनेंट 1 का आप देख सकते हो, प्योर कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, कम है, सो इट इज़ लेस देन P2 नॉट, ठीक है। तो इन पर डिपेंड करता है कि P टोटल किस तरह से वेरी करेगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के साथ, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं जैसे जैसे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर की अगर हम ओवरऑल P टोटल की हम बात कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पहले कंपोनेंट का क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे कम होता जा रहा है, ठीक है, तो P1 की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। P1 दैट मीन्स अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट का बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू, सेकंड कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, वेरी करता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे इसमें कि वेपर फेज में इसकी किस तरह से कंपोजिशन आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वेपर फेज में कंपोजिशन हम बताएंगे। सो कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए पहले कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज़ द y1 और दूसरे का है y2। तो हमारे पास इसको हम कैसे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज़ द P1 इज इक्वल टू y1 P टोटल, ये फार्मूला है कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए वेपर फेज में, एंड P2 इज इक्वल टू y2 P टोटल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है वेपर फेज में कंपोजिशन की। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर करते हैं एक न्यूमेरिकल। ओके, तो एक न्यूमेरिकल हम करेंगे राउल्ट्स लॉ के बेस पर, और वो है आपकी स्क्रीन पर इस तरह से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन, सॉरी मीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 दैट इज 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट क्या करना है आपको, पहला है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला वही राउल्ट्स लॉ वाला, ठीक है। राउल्ट्स लॉ में फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छे से, आप जानते हैं कि P1 जैसे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 है, तो हमें सबसे पहले देखो P1 वगैरह दिया हुआ है और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। तो P1 P2 दिया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके न्यूमेरिकल में क्या बताया गया था, 200 mmHg एंड 415 mmHg डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म का इन्होंने क्या दिया हुआ था, प्रेशर दिया हुआ था। तो हम P1 P2 की वैल्यू यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो P1 नॉट हम P1 पहला कंपोनेंट ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म, और वहाँ पे जो उसकी वैल्यू है दैट इज़ 200 mmHg की बात कर रहे हैं, और P2 नॉट इज इक्वल टू 415 mmHg की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो P1 P2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, और सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है क्लोरोफॉर्म, वो पहले वाले क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके, तो 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म, तो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज इक्वल टू 25.5 ग्राम। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो कितना आएगा, दैट इज 119.5। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे आपका आएगा 0.0
0.213 मोल। ठीक है, इसी तरह से मोल्स ऑफ हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ डाइक्लोरोइथेन की हम बात करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन की हम लोग बात करते हैं, और इसमें जो इनकी वैल्यू दी हुई है वो क्या है, 40 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। अब इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना आएगा, 55। अब इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन करने पर आपका आना चाहिए 0.47 मोल, 0.47 मोल। चलो अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन करने के लिए हम इस टोटल मोल के, हमें टोटल मोल के बारे में पता होना चाहिए। तो टोटल मोल कितना है, टोटल मोल्स इज इक्वल टू 0.213 प्लस 0.47, 0 लिख सकते हो, 0 दैट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 0.683 मोल, 0.683 मोल। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज इक्वल टू टोटल मोल। सबसे पहले मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज 0.213 डिवाइड बाय टोटल मोल दैट इज 0.683। इसी तरह से डाइक्लोरोमीथेन का CH2Cl2 कितना कैलकुलेट किया था, 0.470 डिवाइड बाय टोटल मोल नंबर ऑफ मोल। इसी तरह यही है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ओके, कैलकुलेट आप करेंगे, कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू आपकी आ रही है। तो आप देखेंगे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द 0.312, और दूसरे में जो आपकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ द 0.688। तो इस तरह की जो आपकी वैल्यू आ सकती है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, 0.312 हमारे में वैल्यू आ रही है, दूसरी आ रही है 0.688। ठीक है, तो चलिए हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया, हमें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, आप पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, ताकि हम आगे फॉर्मूले में इसको वैल्यू पुट कर सकें। ओके, तो फर्दर देखिए, पहला कंपोनेंट हमारा क्या था, क्लोरोफॉर्म। तो P1 क्लोरोफॉर्म की वैल्यू क्या होगी, CH_Cl3 इक्वल टू पार्शियल कितना, प्रेशर कितना है 200। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, चलो यहाँ पे हमने मिटा दिया, यहाँ से देख लेते हैं 0.312। ठीक है, 0.312। अब इसका क्या आंसर आ रहा है देख सकते हैं आप, 62.4 mmHg, 62.4 mmHg। ठीक है, ये तो आपकी आ गई क्लोरोफॉर्म के वेपर प्रेशर की, पार्शियल वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन। और दूसरी बात करते हैं CH2Cl2, उसकी बात करेंगे, वो कितना था 415 था प्योर कंपोनेंट का, और मोल फ्रैक्शन क्या था 0.688। और इसकी जो आपकी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेशंस आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए इसकी, दैट इज़ 288.5 mmHg। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसके बाद कैलकुलेशन करना है कि वेपर फेज में इसकी कंपोजिशन क्या होगी। तो वेपर फेज में कंपोजिशन के लिए आपको अच्छे से पता है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पहले तो हमें P टोटल पता होना चाहिए। तो P टोटल करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों की वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो P टोटल दैट इज इक्वल टू 62.4 प्लस 288.5। तो कितनी वैल्यू हमारे पास आ रही होगी, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 347.9 mmHg। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद हमें कैलकुलेट करना था कंपोजिशन, हमको कैलकुलेट करना था। तो कंपोजिशन के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शंस की हम बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या फार्मूला है आप लोग जानते हो, दैट इज द y1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू y1 P टोटल, और दूसरा है P2 इज इक्वल टू y2 P टोटल, है ना। तो P टोटल की वैल्यू हम लोग जानते हैं, P2 और P1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा y1 और y2 कैलकुलेट हमको करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें आगे इसकी कैलकुलेशंस करते हैं बच्चों। तो इसको फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या है, y1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, दैट इज y1 इक्वल टू क्या हो सकता है, P1 ओवर P टोटल कर सकते हैं। उसी तरह से y2 इक्वल टू
दैट इज़ P2 ओवर P टोटल। तो इस तरह के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो क्लोरोफॉर्म का जो वेपर फेज में है दैट इज CH3Cl, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज P1 की वैल्यू आपकी कितनी है देखो जरा, दैट इज 62.4 और P टोटल आपका कितना आया था दैट इज 347.9। और इसी तरह से डाइक्लोरोइथेन के केस में दैट इज आपका आया था 288.5 और डिवाइड आपको करना है अगेन P टोटल सेम ही है 347.9। तो इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वो वैल्यू कितनी आ रही है देखो, एक की वैल्यू आ रही है 0.18 और दूसरे की वैल्यू आ रही है 0.82। आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो जैसा कि आप लोग जानते हो कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैंने वीडियो डालना अभी बंद कर दिया था, ठीक है। तो प्रॉब्लम सही है, कोशिश है कि आपको डेली वीडियो डालना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आप रेगुलर स्टडी करते रहिए, आपके पास जितने भी हम सोल्यूशन के बाद जो भी चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, आप कहोगे केमिकल काइनेटिक्स या सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो आएगी ही जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना हौसला अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।